अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के बारे में। हम लोग यहाँ पर आज नया कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। उससे पहले हम लोग एक बार सारी चीज़ों को एक झलक ले लें कि हमने यहाँ पर क्या क्या बहुत ही डिटेल में कवर किया है। नोटिफिकेशन नंबर 32/2015 31 मार्च 2015 को आया, जिस नोटिफिकेशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 प्रकार के इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड दिए। अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि सेक्शन 145 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इशू करने का पावर है किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन के लिए, और नोटिफिकेशन के साथ साथ वो बताएगी कि किसको किसको ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। तो इसी पावर का यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 32/2015 इशू किया, जिसमें उन्होंने 10 प्रकार के इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को बताए हैं। ये नोटिफिकेशन 31 मार्च 2015 को इशू किया गया था और जस्ट अगले दिन 1 अप्रैल 2015 से उसको इफेक्टिव किया गया, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। फाइनेंस एक्ट 2015 यानी कि आपके असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव है, यानी कि आपके एग्जाम के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 145 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि जिसका इनकम कंप्यूट होता है बिजनेस प्रोफेशन के हेड में या फिर अदर सोर्स के हेड में, उसको अपने इनकम को कंप्यूट करने के लिए 2 प्रकार के मेथड अलाउड हैं। पहला कैश सिस्टम का और दूसरा मर्केंटाइल सिस्टम का। ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम में कर सकता है। अब यहाँ पर ये नोटिफिकेशन 32/2015 किसको एप्लीकेबल होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि जिसका इनकम बिजनेस प्रोफेशन या फिर अदर सोर्स में कंप्यूट होता है उस पर्सन का, और वो पर्सन अगर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब कंडीशन नंबर 1 की बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्स में उनका इनकम कंप्यूट होना चाहिए उस पर्सन का, और साथ में वो मर्केंटाइल सिस्टम को फॉलो करने चाहिए, तब जाके आपको ये नोटिफिकेशन 32/2015 एप्लीकेबल होगा। नोटिफिकेशन कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं करता है, इसीलिए जब एक्ट में और नोटिफिकेशन में डिविएशन आएगा तो हम लोग एक्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर मेन रूप से डिविएशन के बारे में देखेंगे। इस नोटिफिकेशन के आने से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कई सारे ट्रीटमेंट से और साथ में कुछ जुडिशियल डिसीजन के ट्रीटमेंट में अंतर आ गया। उस अंतर के बारे में आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक झलक हम लोग वापस देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को 3 पार्ट में बांट कर पढ़ा। पहला हम लोगों ने देखा सेलिएंट फीचर्स क्या क्या होते हैं इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के। फिर हम लोगों ने टेक्स्ट देखा, जैसे कि बेयर एक्ट में दिया होता है टेक्स्ट, वैसे ही हम लोगों ने इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का टेक्स्ट देखा। अब हम लोग ये हिस्सा देखने के लिए जा रहे हैं जिसमें इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके साथ साथ कुछ जुडिशियल डिसीजन से क्या क्या सिग्निफिकेंट डिविएशन होता है और टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने में उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। हम लोगों ने सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स देखा। सारे स्लाइड्स को मैं आपके सामने एक बार रिपीट करता हूं ताकि थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट देखा था गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में। गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में हम लोगों ने पॉनी शुगर्स मिल्स लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, रसोई लिमिटेड कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट और किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट देखा था। और हम लोगों ने देखा था इनकम के डिफिनेशन में एक नया सब क्लॉज ऐड किया गया है, जिसके तहत बोला गया कि गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम बोला जाएगा। मतलब इनकम के लिस्ट में एक नया सब क्लॉज ऐड किया गया जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट को भी जोड़ दिया गया, यानी कि पॉनी शुगर्स मिल्स लिमिटेड, रसोई लिमिटेड और किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, इन सब में जो बातें बताई गई है इनको कई जगह पर ओवरराइड करते हुए इस सेक्शन को अमेंडमेंट कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर ICDS 8, 9 और 10 इन सब के बारे में सेलिएंट फीचर्स देखने के बाद टेक्स्ट शुरू किया था। हम लोगों ने टेक्स्ट ऑफ ICDS देखा था। हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग पॉलिसी का टेक्स्ट देखा था, उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टेक्स्ट देखा था, उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का टेक्स्ट देखा था ICDS 3 में, उसके बाद 4 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का देखा था, 5th हम लोग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हमने अपनी चर्चा की थी, 6ठा हम लोगों ने आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो था इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, और उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट देखा था, और फिर स्टॉक इन
ट्रेड की तरह अगर सिक्योरिटीज को हेल्ड करके रखा जाता है तो उसके लिए ICDS 8 एप्लीकेबल होता है, वो हम लोगों ने देखा। और 9 हम लोगों ने बोरोइंग कॉस्ट के बारे में चर्चा की। और 10th हम लोगों ने आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 से जो मिलता जुलता है प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स के बारे में अपनी चर्चा की। अब हम लोग बात करते हैं इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कुछ जुडिशियल डिसीजन से क्या सिग्निफिकेंट डिविएशन है और उसका इनकम कंप्यूट करने में, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने में क्या इंपैक्ट पड़ा, जिसके बारे में हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड 1 के बारे में। सबसे पहले जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज की चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 5 प्रकार के फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बताए गए हैं। वो आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 5 है आपके GCA और MP। G से हम लोगों ने देखा था गवर्नेंस, C से कंसिस्टेंसी और A से एक्यूरल सिस्टम को देखा था हम लोगों ने, और MP मटेरियलिटी और प्रूडेंस। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 5 प्रकार के यहाँ पर कवर किए गए हैं अकाउंटिंग एजम्पशन। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी ICDS 1 केवल 3 प्रकार को कवर करता है, 3 प्रकार के एजम्पशन को मानता है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल। मतलब ICDS बोलता है कि जिस वक्त आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनते रहोगे, सेलेक्ट करते रहोगे या फिर चेंज करते रहोगे, उस वक्त केवल और केवल आपको यहां पर गोइंग कंसर्न और उसके बाद कंसिस्टेंसी और एक्यूरल कंसेप्ट पर ध्यान देना है और प्रूडेंस और मटेरियलिटी के बारे में चर्चा नहीं करता है। अब जिसकी वजह से क्या इंपैक्ट बढ़ा, सबसे पहले हम लोग प्रोविजंस के बारे में इंपैक्ट देखते हैं। प्रोविजंस के बारे में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 डील करता है और इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड 10 डील करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रोविजन पर क्या फर्क पड़ा प्रूडेंस को ना मानने की वजह से, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रूडेंस बोलता है कि बेस्ट एस्टिमेट करके सारे नॉन लायबिलिटीज का या फिर सारे लॉसेस का प्रोविजन बनाने के लिए, लेकिन यहां पर ICDS ऐसा कुछ नहीं बोलता है। यानी कि इंपैक्ट ऑन प्रोविजन क्या बड़ा, प्रूडेंस के कारण प्रोविजन जो होते हैं वो सारे नॉन लायबिलिटीज और सारे लॉसेस का बनाना है, चाहे अमाउंट को डिटरमाइन किया जा सके या फिर नहीं किया जा सके। अगर अमाउंट को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है तो आपको बेस्ट एस्टिमेट लेना है और बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से प्रोविजन परंतु आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर ICDS इस बात को कंसिडर नहीं करता है प्रूडेंस को, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आप यहां पर प्रोविजन नहीं बनाओगे। यानी कि प्रोविजन का क्राइटेरिया वहां पर O और एस्टिमेट्स 3 क्राइटेरिया को पूरा करने पे हम लोगों ने देखा था ICDS 10 में कि प्रोविजन बनाना है। ठीक है, तो यहां पर प्रूडेंस ना कंसीडर किया गया, जिसके कारण प्रोविजन पर इंपैक्ट पड़ा जो हम लोगों ने देखा। मतलब क्या कि अगर प्रूडेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा तो इनकम और गेन रिकॉग्नाइज यहां पर उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से प्रूडेंस को कवर करते हुए हम कर सकते थे। मतलब आपने लॉस का एस्टिमेट नहीं कर पाया तो लॉस को दिखा नहीं सके आप, क्योंकि ICDS आपको बोलता है कि आपको यहाँ पर लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, मतलब प्रोविजन नहीं बनाना है। और जब आपने प्रोविजन नहीं बनाया तो इस अमाउंट पर भी गलती से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, जो यहाँ पर आपको सही नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर प्रूडेंस को कंसिडरेशन नहीं किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रांट्स के बारे में। ग्रांट्स में क्या बोला जाता है, ICDS 7 बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ग्रांट होता है वो कंडीशन जो अटैच है ग्रांट के साथ उसको पूरा करेगा, ये रीजनेबल सर्टेन है, उसके बाद ही ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है। और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही बात बोलता है कि अगर रीजनेबल सर्टेन है, रीजनेबल सर्टेनिटी है कि जो भी ग्रांट के साथ कंडीशन अटैच्ड है उसको आप पूरा करोगे तभी ग्रांट को रिकॉग्नाइज करोगे। ऐसा ICDS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों बात बोलता है। लेकिन ICDS में यहाँ पर एक गजब का कंडीशन अटैच कर दिया गया है। उन्होंने बोला है ICDS में गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बोला गया है कि अगर आपका गवर्नमेंट ग्रांट
कंडीशन सेटिस्फाई ना भी करे, उसके बावजूद भी अगर एक्चुअल रिसीव हो जाता है तो आपको ग्रांट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब कि ग्रांट का रिकॉग्नाइजेशन आप पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन उतने ही समय के लिए जब तक आपका एक्चुअल रिसीव ग्रांट का ना हो जाए। अगर एक्चुअल रिसीव हो गया तो कंडीशन कंप्लाई किया है अटैच्ड कंडीशन को या फिर नहीं किया है, आपको गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्रूडेंस को कंसिडर नहीं किया तो क्या होगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहां पर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सर्टेन कंडीशन, 3 प्रकार के केस आते हैं जहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, चाहे वो गुड्स बेचने का केस हो, सेल्स ऑफ गुड्स का केस हो, या फिर सर्विस परफॉर्म करने का या सर्विस रेंडर करने का केस हो, और तीसरा इंटरेस्ट रॉयल्टी या फिर डिविडेंड का केस हो। रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी देखनी है। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। लेकिन यहां पर प्रूडेंस का कंसेप्ट में यहां पर थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ये प्रूडेंस कंसेप्ट को कवर नहीं करता है। इसीलिए यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन बताया गया है, सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में। आईसीडीएस केवल एक ही कंडीशन बताता है सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में। अगर आपने गुड्स में मतलब गुड्स को सेल करते हो और अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि आपका अल्टीमेट कलेक्शन होगा, तो आप सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉग्नाइज करोगे। लेकिन बाकी 2 चीजों के बारे में, यानी कि आपके सर्विस ट्रांजैक्शन में जो सर्विस रेंडर करोगे उसके बारे में, और इंटरेस्ट रॉयल्टी और डिविडेंड का पेमेंट करोगे उसके बारे में, ये रीजनेबल सर्टेनिटी की चर्चा नहीं करता है। मतलब क्या कि आपका सर्विस को रेंडर करोगे या फिर इंटरेस्ट रॉयल्टी या डिविडेंड आप की बात है तो वहां पर रीजनेबल सर्टेनिटी वगैरह मत देखो, आप तुरंत रिकॉग्नाइज कर दोगे, तो यहां पर गलती हो जाएगी। अब हम लोग एक्सपेक्टेड लॉसेस के बारे में देखते हैं। ये तीसरा कंडीशन हमारा आता है नॉन कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस का, एक्सपेक्टेड लॉसेस के बारे में, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में है। मतलब क्या कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में आईसीडीएस बोलता है कि आपको एक्सपेक्टेड लॉस को और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को, जो कि प्रोबेबल नहीं है कि आपको होना ही होना है या फिर आपको करना ही पड़ेगा, मतलब प्रोबेबल नहीं है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है कि अगर ये आपको प्रोबेबल लग रहा है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड रेवेन्यू का डिफरेंस आ रहा है, अगर आपका जो आपको जिससे आपको लॉस दिखाई दे रहा है कि शायद आपको लॉस होने ही वाला है, तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है कि आपको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। लेकिन आईसीडीएस ऐसा कोई परमिशन नहीं देता है। अब हम लोग ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर आप एसेट्स को एक्चुअली में इस्तेमाल फिलहाल नहीं कर रहे हो, मतलब एसेट्स आपको आर्थिक बेनिफिट नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी उस एसेट्स के बदले में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको कीमत चुकानी पड़ रही है। जैसे कि अगर ऑपरेटिंग लीज के तहत आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, लेकिन आप एसेट्स का एक्चुअली यूज नहीं कर पा रहे हो, अपने काम को परफॉर्म करने के लिए अपने बिजनेस में एसेट्स का यूज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऑपरेटिंग लीज के तहत आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो आप उतने पीरियड के लिए आपको उसके एसेट्स के बदले में लीज पेमेंट करना पड़ रहा है। तो वो क्यों लीज पेमेंट करना पड़ रहा है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की तहत। ठीक है, तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के केस में यहां पर प्रोविजन फॉर लॉस रिकॉग्नाइज करना अलाउ नहीं करता है आईसीडीएस। मतलब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप प्रोविजन फॉर लॉस नहीं बना सकते हो, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे लॉस को, आपका तय है कि आपको यहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट तो होने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो खर्चा आपके लिए लॉस के बराबर है। इसीलिए आप यहां पर प्रोविजन बना सकते हो, ऐसा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। अब हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबल कॉस्ट फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 रीजनेबल कॉस्ट का मतलब बताता है, लेकिन आईसीडीएस रीजनेबल कॉस्ट का मतलब नहीं बताता है। और जब रीजनेबल कॉस्ट का मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी आपको किस परिस्थिति में चेंज करनी है, ये AS5 साफ साफ बोलता है। रीजनेबल कॉस्ट फॉर चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज
यहाँ पर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 तीन केस में बोलता है कि आप पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। पहला केस है अगर किसी कानून ने, स्टैट्यूट्स ने बोला आपको। दूसरा केस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाइंस करने के लिए। और तीसरा केस है कि अगर आपका मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगा तो उस केस में आप पॉलिसी को बदल सकते हो। लेकिन ICDS 1 बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को रीजनेबल कॉज हो ही तो ही आपको चेंज करना है। लेकिन रीजनेबल कॉज का मतलब नहीं बताता है कि रीजनेबल कॉज में क्या लेंगे। इसकी वजह से मैनेजमेंट वाले अलग इंटरप्रिटेशन निकालेंगे और यहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलेगा नहीं, ये रीजनेबल कॉज नहीं है। इसीलिए क्लैरिफिकेशन की जरूरत है यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पर कोई लिटिगेशन आगे चलकर हो सकता है। अब हम लोग ICDS 2 के बारे में देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज को ICDS 2 बताता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड नॉट रिकॉग्नाइज फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को अलाउ नहीं किया गया है। उससे पहले हम लोग सिमिलरिटीज देखते हैं। ICDS ने अलाउ नहीं किया है इस मेथड को। उससे पहले क्या क्या सिमिलर है, यहाँ पर स्पेसिफिक कॉस्ट का ट्रीटमेंट किसी पार्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए दोनों केस में सिमिलर है, चाहे वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हो या फिर आपका ICDS 2 हो। इन्वेंट्री का कॉस्ट जहां पर आपका इंटरचेंजेबल नहीं है या कोई भी कॉस्ट जो होता है वो किसी पार्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए किया गया है, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज या अदरवाइज कोई भी कॉस्ट किसी पार्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए किया गया है, पार्टिकुलर इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए किया गया है, तो उस कॉस्ट को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, मतलब स्पेसिफिक आप उस इन्वेंट्री में, उस पार्टिकुलर इन्वेंट्री में ही आप उसके कॉस्ट में ऐड करोगे। और उसके बाद सिमिलरिटीज दूसरा है कि अगर कॉस्ट को स्पेसिफिक नहीं किया गया है किसी पार्टिकुलर इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में, तो उस सिचुएशन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या फिर वेटेज एवरेज मेथड ICDS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों एक ही बात बताता है। मतलब क्या कि स्पेसिफिक कॉस्ट है तो पार्टिकुलर उस इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करो, लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं है तो फीफो मेथड या वेटेज एवरेज मेथड फॉलो करो। ऐसा दोनों को ही बताता है, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो चाहे वो ICDS हो। उसके बाद यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ICDS 2 एक और बात सिमिलर बताता है कि दोनों में अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए बोला है। मतलब अगर कॉस्ट निकालने के लिए आप कोई फार्मूला यूज करते हो इन्वेंट्री के कॉस्ट निकालने के लिए, तो आपको फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन लगाना है। मतलब ऐसा फार्मूला यूज करो, चाहे फीफो मेथड का चाहे वेटेज एवरेज मेथड का फार्मूला आप ऐसा यूज करो जो कि आपको फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन के बारे में बताए। ठीक है, इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए। लेकिन डिफरेंस यहां पर हो जाता है कि अप्रोक्सीमेशन के लिए AS 2 में फॉर्मूला बताया गया है, लेकिन ICDS 2 ने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया है। AS 2 ने बोला है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड आप जो है अप्रोक्सीमेशन डिटरमाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन AS 2 ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अब हम लोग दूसरी चर्चा करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वेयर द बिजनेस इज कंटिन्यूड बाय पार्टनर। तो ये सिचुएशन में आपका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर क्या बोलता है आपका ICDS बोलता है कि डिसोल्यूशन पे आपको हमेशा इन्वेंट्री की वैल्यू को रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब रीवैल्यू करना पड़ेगा। मतलब क्या कि NRV के बेसिस पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पर आपको रिवाइज करना पड़ेगा इन्वेंट्री के कॉस्ट को। ICDS 2 का पारा नंबर 24 ये बात बोलता है कि फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, किसी का अगर डिसोल्यूशन होता है तो इन्वेंट्री वैल्यू को डिसोल्यूशन के डेट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि कोई आगे बिजनेस कंटिन्यू रख रहा है या फिर नहीं रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से यहाँ पर डिविएशन आ जाता है। मतलब इस यहाँ पर ICDS ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को ललकारा, और शक्ति को ललकारने की वजह से हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट का शक्ति ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, शक्ति ट्रेडिंग कंपनी ये केस है हमारा। इस केस में क्या बोला गया था, शक्ति ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के केस में आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोलता है कि अगर पार्टनर का डेथ होता है और फर्म में बाकी पार्टनर लोग जिंदा हैं और वो अपने फर्म को वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो कॉस्ट या फिर मार्केट पर प्राइस विच एवर इज लोअर पर आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करनी है, विच एवर इज लोअर पर आपको इन्वेंट्री की वैल्यू करनी है।
ऐसा बोला गया था कि विचेवर इज लोअर पर आपको इन्वेंट्री की वैल्यू करनी है, लेकिन ये आईसीडीएस तो बोलता है अगर डिजोल्यूशन का सवाल ही उठता है तो आपको एनआरवी पे रिवाइज करना पड़ेगा प्राइस को, ठीक है, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट आपका बिजनेस कंटिन्यू ही है अब तक। अब हम लोग आईसीडीएस 3 के बारे में देखते हैं। आईसीडीएस 3 में हम लोगों को 3 मैटर में डिविएशन आता है। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से डिविएशन आ जाता है। कहाँ कहाँ पर डिविएशन आता है? तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि एक्सपेक्टेड लॉस ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और इनने मतलब आईसीडीएस 3 ने दोनों ने अलग अलग बातें बताई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है कि आपका एक्सपेक्टेड लॉस हो या फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो उसकी जिसकी रिकवरी आपको प्रोबेबल नहीं है, आप ये अभी ही जान चुके हो कि आपको रिकवरी नहीं होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएट उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एक्सपेंस बोलकर। एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में बताया गया है। एक्सपेक्टेड लॉस बोलो तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो आप एस्टिमेट करते हो और साथ में टोटल रेवेन्यू जो आप उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी एस्टिमेट करते हो और उस एक्सपेक्टेशन के आधार पर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड कर जाएगा टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड से, तो उस सिचुएशन में आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऐसा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड लॉस और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को अगर रिकवरी प्रोबेबल नहीं भी है उसके बारे में आईसीडीएस 3 साइलेंट है, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया। और अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया आप लॉस को या फिर आपके एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को जिसकी रिकवरी प्रोबेबल नहीं है, तो इसका मतलब उस पैसे पर, उस अमाउंट पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ जाएगा खाली पीली का। अब यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में पेनाल्टीज के बारे में एक अजब सी बात बोलता है। यहाँ पर आईसीडीएस 3 में पेनाल्टीज के बारे में एक अजब सा ट्रीटमेंट का इफेक्ट पड़ता है। कैसा इफेक्ट पड़ता है कि इस पेनाल्टी के अमाउंट पर भी आईसीडीएस 3 के कारण आपको टैक्स देना पड़ेगा, पेनाल्टी के अमाउंट पर भी। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट डिले होने की चांस है, मतलब सॉरी आपको कॉन्ट्रैक्ट डिले हो गया उसकी वजह से आपको पेनाल्टी लगती है, तो आपको रेवेन्यू से घटाना है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से उस पेनाल्टी को रिड्यूस करना है। मतलब आपके रेवेन्यू में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पेनाल्टी को रिड्यूस करने के लिए बोलता है। लेकिन आपका आईसीडीएस की वजह से वो आईसीडीएस ऐसा कुछ रिड्यूस करने के लिए नहीं बोलता है पेनाल्टी को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप समय पर पूरा नहीं कर पाए तो आपको पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी और उस पेनाल्टी को रेवेन्यू में से रिड्यूस कर दो, ऐसा A7 बोलता है। लेकिन क्योंकि आईसीडीएस ऐसा कुछ नहीं बोलता है, इसकी वजह से पेनाल्टी के अमाउंट पर भी खाली पीली का आपको टैक्स लग जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट को डिले करता है कंप्लीट करने में, तो जो भी पेनाल्टी चुकानी पड़ती है उसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से रिड्यूस करना पड़ेगा। आईसीडीएस 3 ऐसा परमिट नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग रिटेंशन मनी की बात करते हैं। दोनों केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और आईसीडीएस 3 में रिटेंशन मनी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और आपके यहाँ तक कि आपके बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट भी एक देखेंगे हम लोग, जहाँ पर भी एसोसिएट केबल्स प्राइवेट लिमिटेड का केस बताया गया है, एसोसिएट केबल प्राइवेट लिमिटेड का केस बताया गया है, जहाँ पर भी रिटेंशन मनी का आपको कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलता है। अब ये कंडीशन क्या है, इस केस की चर्चा करते वक्त में हम लोग बात करेंगे। आईसीडीएस 3 बोलता है कि रिटेंशन मनी को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट मानो जब आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है मेथड अप्लाई कर रहे हो रिकॉग्नाइजेशन के लिए, तो आप ये मानो कि जो भी आपका रिटेंशन मनी है वो आपका रेवेन्यू है और उसका पार्ट मानकर आप रिकॉग्नाइजेशन के लिए कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अपनाओ। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में आपके डिफिनेशन में ही करके बोल दिया है आईसीडीएस 3 ने, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के डिफिनेशन में ही बोल दिया गया है कि इसमें इंक्लूड होगा आपका रिटेंशन मनी। आईसीडीएस 3 ऐसा बोल दिया है अपने डिफिनेशन में ही, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रिटेंशन मनी को आप अपना रेवेन्यू बोलकर कंसिडर करोगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था एसोसिएट केबल प्राइवेट लिमिटेड के केस में, एसोसिएट केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला था कि रिटेंशन आपका मनी जो मिलता है, ठीक है, या फिर आप अमाउंट रिटेन जो करते हो उस ईयर में अमाउंट को इनकम बोलकर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। अगर अमाउंट का रिटेंशन किया है आपने किसी
ईयर में तो रिकॉग्नाइजेशन तभी किया जा सकता है जब प्रोबेबल हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है या हो जाएगा, मतलब कि आपने ऑब्लिगेशन, सब्सटेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत। आपका तय है कि रिटेंशन मनी आप अपने पास रख सकते हो, इस बात की सर्टेनिटी है, तो यहाँ पर तभी आप रिटेंशन मनी को इनकम मान सकते हो। लेकिन ICDS 3 ने बोला कि उस रिटेंशन मनी को आपको रिकॉग्नाइज करना है इनकम बोलकर, मतलब कि सिग्निफिकेंट डिविएशन आ जाता है। तो रिटेंशन मनी के मामले में ऐसा हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं ICDS 4 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उसी केस की चर्चा करते हैं। आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है वो 3 केस में, यानी कि अगर गुड्स का सेल करते हो या फिर सर्विस रेंडर करते हो या फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड या रॉयल्टी आता है, तो उस केस में अगर आपके अल्टीमेट कलेक्शन की सर्टेनिटी है तो रिकॉग्नाइज करने बोलता है। लेकिन आपका ICDS 4 केवल इसी केस में, सेल्स ऑफ गुड्स वाले केस में ही मात्र बोलता है कि आपकी सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन के बेसिस पर आप रिकॉग्नाइज करो। मतलब क्या कि सर्विस रेंडर करने वाले केस और इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड वाले केस में आपको यहाँ पर ICDS 4 ऐसा कुछ नहीं बोलता है, मतलब कि रीजनेबल सर्टेन नहीं है, उसके बावजूद भी आप रिकॉग्नाइज कर लो और आगे चल के आपको ऐसा पता चलेगा कि हमारा वो कलेक्शन नहीं होने वाला है, तो खाली पीली का इनकम बोलकर यहाँ पर आपको टैक्स दे दिया आपने, या फिर आप टैक्स को पोस्टपोन कर दिए, मतलब ट्रीटमेंट में कंफ्यूजन है यहाँ पर। ठीक है, तो ICDS जो यहाँ पर बोलता है रीजनेबल सर्टेनिटी हो, तब जाके आप सेल्स ऑफ गुड्स के केस के बारे में केवल बोलता है कि आपको अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी देखनी है रिकॉग्नाइजेशन के लिए। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 3 केस के बारे में बोलता है रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन देखनी है रिकॉग्नाइज करने से पहले। सेल्स ऑफ गुड्स के केस में, सर्विस रेंडर करने के केस में और इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी तीनों केस में बोलता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से क्या डिविएशन आता है वो देखते हैं। जहाँ तक यहाँ पर हम लोगों की बात आती है, ICDS 4 इंटरेस्ट के बारे में भी डील करता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बोलता है यूको बैंक लिमिटेड के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मामला है या डिफॉल्ट टाइप वाले लोन का मामला है या फिर स्ट्रिक्टली या फिर स्टिकी या फिर बैड लोन का मामला है, मतलब क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मामला है या फिर डिफॉल्ट वाले लोन का मामला है, ठीक है, या फिर स्टिकी या बैड लोन का मामला है, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट को एक्रू के बेसिस पर आप रिकॉग्नाइज मत करो, आपका जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको एक्रूअल के बेसिस पर आप रिकॉग्नाइज मत करो। आप मतलब आपको जब रिसीव होगा वो इंटरेस्ट एक्चुअली रिसीव होगा, उसी बेसिस पर आपको रिकॉग्नाइज करना है, उसी बेसिस पर आपको रिकॉग्नाइज करना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रह्मपुत्र कैपिटल फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा ही कुछ बात बताया था। ब्रह्मपुत्र कैपिटल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड में कहा था, उम्मीद है कि आपके सामने में सप्लीमेंट्री प्रैक्टिस मैनुअल खुली होगी और जो कुछ भी मैं बताता हूँ आप पॉज करके एक बार रीड कर रहे होगे कम से कम, और अपनी नजरें मेरी बातों के साथ साथ दोहरा रहे होगे, तो से दोहरा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के ब्रह्मपुत्र कैपिटल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड में। उसमें कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कि रिसीव नहीं हुआ है और ना पॉसिबल है कि वो रिसीव होने वाला है, ठीक है, ऐसा आपको लगता है क्योंकि वो NPA हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसके इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज मत करो। मतलब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ही भाषा बोली थी, लेकिन इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के मामले में ICDS 4 ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये डिविएशन आ गया। दूसरा डिविएशन होता है कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजैक्शन, यहाँ पर आपका ICDS 4 हमेशा बोलता है कि आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाओ, हमेशा बोलता है। मतलब कि अगर कोरियर वाले का केस है, एग्जांपल के तौर पे अगर कोरियर वाला आधे रास्ते में आपका जैसे दिल्ली से मुंबई कोरियर जा रहा है तो रास्ते में ही है, तो आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालोगे? ठीक है, तो ऐसे सर्विस के लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छे तरीके का ट्रीटमेंट बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 दो प्रकार से सर्विस ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए परमिट करता है। पहला प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड और दूसरा कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। मतलब कोरियर सर्विस जब कोरियर डिलीवर हो गया तो अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड को AS9 अलाउ करता है, लेकिन ये हमेशा परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के लिए ICDS बोलता है। ठीक है, मतलब गड़बड़ हो गई यहाँ पर।
अब हम लोग बात करते हैं ICDS 6 के बारे में, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंज में इफेक्ट, यहाँ पर अंतर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में आया, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में आया। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के मामले में हम लोगों ने एक जजमेंट को यहाँ पर छोड़ दिया, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मद्रास हाईकोर्ट लिमिटेड का एक केस है। मद्रास हाईकोर्ट में क्या बोला गया कि एडवांस सर्विस जो आप ले रहे हो, मतलब सर्विस फ्यूचर में परफॉर्म करोगे लेकिन उसका पेमेंट जो है अभी ले रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। मतलब एडवांस में जो कुछ भी पैसे आप ले रहे हो फ्यूचर में सर्विस परफॉर्म करने के लिए, तो उसको जब तक आप सर्विस परफॉर्म नहीं करते हो या रीजनेबल सर्टेन नहीं है कि आप परफॉर्म करोगे, तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना है। ऐसा बोला गया आपके मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट में। कोरल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में, कोरल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि फ्यूचर में अगर आपको सर्विस परफॉर्म करना है और सर्विस चार्ज आपका रिसीव हो चुका है, तो उस पैसे को सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना है, रिकॉग्नाइज नहीं करना है इनकम बोलकर, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर का अभी तक राइट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है उस पैसों को लेने के लिए। सर्विस प्रोवाइडर का राइट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। मतलब अगर आप ICDS की सुनते हो तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट डिविएशन हो जाता है। मतलब ICDS के हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोलता है ICDS में। अब हम लोग अगले डिविएशन की बात कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन ऑपरेशन। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में एक्सचेंज डिफरेंस का जो आपको रिकॉग्नाइजेशन का ट्रीटमेंट है, वहां पर एक जगह अंतर आ जाता है। इन्वेस्टमेंट के केस में नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 और यहाँ पर यानी कि ICDS 6 में दोनों जगह एक ही चीजें बताई जाती है, लेकिन अंतर ऐसा आ जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट का केस जो होता है उसमें फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट आपको क्रिएट करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बोलता है कि फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट बोलकर आप अकाउंट बनाओ और जितने भी एक्सचेंज डिफरेंस होंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसको आपको एक्यूमुलेट करते रहना है उस दिन तक जब तक आप उस इन्वेस्टमेंट को, नेट इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल नहीं कर देते हो। जब आप नेट इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल करोगे उस वक्त आप प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर चार्ज करना तो करना, लेकिन फिलहाल जो है आप इस रिजर्व में जितने भी आपके एक्सचेंज डिफरेंस का अंतर आता है उसको ट्रांसफर करते चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बोलता है। ICDS बोलता है कि हर एक प्रीवियस में आप रिकॉग्नाइज करते चले जाओ। ठीक है, मतलब आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी बोलता है कि एक्सचेंज डिफरेंस को आपको हर एक प्रीवियस ईयर में इनकम या एक्सपेंस बोलकर रिकॉग्नाइज कर देना है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी की इसकी वजह से वॉलेटिलिटी होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और यहाँ पर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ICDS 6 दोनों एक ही ट्रांसलेशन का मेथड बताता है। अब हम लोग ICDS 7 की बात करते हैं। ICDS 7 की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन पोस्टपोन करने का लिमिट बताया गया है कि पोस्टपोन कब तक आप कर सकते हो रिकॉग्नाइजेशन को ICDS 7 में। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो देखा था एक्चुअल रिसीव होने तक के दिन तक आप मैक्सिमम रिकॉग्नाइजेशन पोस्टपोन कर सकते हो गवर्नमेंट ग्रांट का। जिस दिन आपका एक्चुअली रिसीव हो गया है, भले ही जो भी कंडीशन आपका अटैच था उसको पूरा करता हो या फिर ना करता हो, उसके बावजूद भी आपको रिकॉग्नाइज कर ही डालना है गवर्नमेंट ग्रांट को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना है जब तक ये रीजनेबल एश्योर ना हो जाए कि इंटरप्राइज जो है वो सारे कंडीशन अटैच विद ग्रांट को पूरा करेगा। ठीक है, जब तक ये बात असर्टेन ना हो जाए। सेम बात ICDS 7 भी बोलता है, लेकिन एक ऐसा अद्भुत केस बता दिया ICDS 7 ने, उसने इसमें एक चीज और लगा दिया रिकॉग्नाइजेशन के क्राइटेरिया में। बोला कि अगर एक्चुअल रिसीव से
आपका बियॉन्ड चला जाए, मतलब अभी तक आपने कंडीशन सारे पूरे नहीं किए हो और आपका ग्रांट रिसीव हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ग्रांट को इमीडिएट रिकॉग्नाइज कर देना है। आपको यहाँ पर रीजनेबल सर्टेनिटी की क्राइटेरिया को नहीं देखना है, रीजनेबल एश्योरेंस का क्राइटेरिया नहीं देखना है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा अंतर आ गया। दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं पोस्टपोनमेंट में एक जो अंतर आ गया, दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ICDS 7 में जितने भी ग्रांट होते हैं कैपिटल एसेट से रिलेटेड अदर देन आपका यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड अदर देन टेंजिबल एसेट्स और सारी चीजें केस को डील करता है, लेकिन प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन को डील नहीं करता है। जबकि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन को डील करता है। यहाँ पर ICDS 7 ने अलग से प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा नहीं की है। ICDS 7 बोलता है कि जो आपका डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको ग्रांट को ICDS 7 क्या बोलता है, जो आपका डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको जो भी ग्रांट मिलता है उसके कॉस्ट को या WDV को रिड्यूस करना है। लेकिन बाकी जितने भी टाइप के ग्रांट होते हैं, यानी कि अगर आपका डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स के अलावा कोई प्रकार के ग्रांट होते हैं तो उसको अपफ्रंट इनकम मानना है। ऑब्लिगेशन जैसे जैसे पूरा करते चले जाओगे या जिस पर्पस के लिए ग्रांट मिला है उसके लिए जैसे जैसे खर्चा करते चले जाओगे वैसे वैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको इनकम बोलकर रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन ICDS 7 में प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन बोलकर कोई भी अलग से ग्रांट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ऐसा बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में बोला गया है कि जो भी आपका गवर्नमेंट ग्रांट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बोल के मिलेगा, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल आउटले के रिस्पेक्ट में आपको प्रमोटर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको कैपिटल रिसीव माना जाएगा। कैपिटल रिसीव माना जाएगा मतलब उसको डिफर्ड इनकम की तरह आप कंसिडर करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफर्ड इनकम की तरह मानोगे, ठीक है। उसको डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है उस पैसे को, ठीक है। तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का ट्रीटमेंट अलग बताता है। अब हम लोग यहाँ पर 3 केस के बारे में जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में चर्चा की थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पॉनी शुगर मिल्स लिमिटेड, रसोई लिमिटेड कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट और किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट, इन सब जजमेंट्स को ओवररूल करते हुए बोला ICDS की हर एक हाल में गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम मानो और अकॉर्डिंगली इनकम के डिफिनेशन यानी कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 24 में भी अमेंडमेंट किया गया। उसमें इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 2 का सब सेक्शन 24 में क्लॉज नंबर 18 इंट्रोड्यूस करके बोला गया कि गवर्नमेंट ग्रांट को चाहे किसी भी नाम से आप पुकार लो उसको इनकम माना जाएगा, एक्सेप्ट एक केस में इनकम नहीं माना जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपने एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करने में गवर्नमेंट ग्रांट को कंसिडर किया है, और एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करने में गवर्नमेंट ग्रांट को कब आप कंसिडर करते हो ये ICDS खुद ही बता डालता है। ICDS ने आपको बोला कि अगर आपका फिक्स्ड एसेट्स का मामला होगा यानी कि डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स का मामला होगा तो कॉस्ट को डिटरमाइन करने में आप कंसिडर करते हो, और इसी के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन 10 सेक्शन 43 का सबसेक्शन 1 का एक्चुअल कॉस्ट के बारे में डिफाइन करता है। और अगर एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए आपने कंसिडर किया था गवर्नमेंट ग्रांट को तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 2 के सबसेक्शन 24 के तहत उसको इनकम नहीं मानोगे, बाकी हर एक केस में गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम मानोगे। अब हम लोग ICDS 8 के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि सिक्योरिटी अगर स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड किया जाए तो उसके बारे में बताता है। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 या 32 पढ़ा होगा, शायद आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलकर चैप्टर है, उसमें शायद वहां पर कवर किया गया है। बाकी आप मुझसे ज़्यादा जानते हो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ICDS 7 बोलता है कि जिस सिक्योरिटीज़ को भी आप स्टॉक इन ट्रेड बोलकर हेल्ड करके रखते हो उसका वैल्यूएशन आपको करना है, और वैल्यूएशन करने के लिए आपने वैल्यूएशन करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट जो इनिशियली रिकॉग्नाइज किया है या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लोअर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए देखा था हम लोगों ने ICDS 8 में कि जिस कॉस्ट पर आपने एक्चुअली इनिशियली रिकॉग्नाइज किया है या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हर एक प्रीवियस ईयर के एंड में आप क्या करोगे, NRV निकालोगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालोगे, और एक्चुअल कॉस्ट जो आपने स्टार्टिंग में इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था विचएवर इज लोअर उस पर आप जो है
इन्वेंट्री का सॉरी स्टॉक इन ट्रेड का एज ए स्टॉक इन ट्रेड अगर सिक्योरिटी आप रखते हो तो उसका वैल्यूएशन करोगे, ठीक है। लेकिन ये वैल्यूएशन करते वक्त एक चीज का आप ध्यान रखोगे कि हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के लिए आप कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर नहीं लेते चले जाओगे, आप कैटेगरी वाइज लोगे कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 और 32 को पढ़ने के बाद भी शायद वहां पर कैटेगरी वाइज ही बताया गया है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का मामला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट यूको बैंक के केस लिमिटेड का केस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिक्योरिटी को अगर आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड करके रखते हो तो जो आपका प्रूडेंट बिजनेसमैन होगा, प्रूडेंट जो आपका इन्वेस्टर होगा, वो कभी भी एक्सपेक्टेशन के आधार पर या फिर एंटीसिपेशन के आधार पर प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। यानी कि आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉग्नाइजेशन करना गलत है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट यूको लिमिटेड में बैंक लिमिटेड में प्रूडेंट इन्वेस्टर की चर्चा करता है, वो बोलता है अगर सिक्योरिटीज के मामले में प्रूडेंट बिजनेसमैन कभी भी एक्सपेक्टेशन या एंटीसिपेशन के हिसाब से प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। यूको बैंक लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्टॉक इन ट्रेड को एंटीसिपेशन के केस में सिक्योरिटी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड को एंटीसिपेशन प्रॉफिट बोलकर एंटीसिपेशन के बेसिस पर कंसिडर नहीं कर सकता है प्रूडेंट ट्रेडर, क्योंकि वो कभी भी ऐसा प्रॉफिट शो नहीं करना चाहेगा जो उसका एक्चुअली में रियलाइज होने से पहले उसके लिए डाउटफुल हो, ठीक है। लेकिन आईसीडीएस 8 के ट्रीटमेंट के हिसाब से ऐसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बोला गया है आपको प्रॉफिट भी हो सकता है मे बी, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू को आपको कंसीडर करना है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा अंतर देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ अनलिस्टेड या इरेगुलरली ट्रेडेड सिक्योरिटीज के बारे में। उसको क्या बोलते हैं कि अगर आपका यहाँ पर आईसीडीएस 8 में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं हो लेकिन लिस्टेड हो पर रेगुलर ट्रेडेड ना होने के कारण कोटेड ना हो, तो उस परिस्थिति में आपको ऐसे सिक्योरिटीज को हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पर ही रिकॉग्नाइज करना है, एक्चुअल कॉस्ट पर ही बुक्स ऑफ अकाउंट में डालना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर अगर लिस्टेड नहीं है या फिर लिस्टेड है लेकिन कोटेड नहीं है, तो एक ही टाइप के दो सिक्योरिटीज का अलग अलग ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक में तो आप बोल रहे हो कि कॉस्ट एंड एनआरवी विचएवर इज लोअर पर वैल्यूएशन करने के लिए, और केवल गुनाह इतना ही है कि लिस्टेड नहीं है या फिर लिस्टेड है लेकिन कोटेड नहीं है, तो गुनाह सिर्फ इसी गुनाह के कारण आपको हर हाल में एक्चुअल कॉस्ट पर ही रिकॉग्नाइज करेगा। ये अंतर आ गया सिक्योरिटीज के केस में। आईसीडीएस के बारे में यहाँ पर अंतर आ गया। अब हम लोग आईसीडीएस 9 के बारे में अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बोरिंग कॉस्ट को डील करता है आईसीडीएस 9, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट को आईसीडीएस 9 बोलता है मिनिमम पीरियड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज क्वालिफाइंग एसेट्स। आईसीडीएस 9 के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और इन्वेंट्री। ये क्वालिफाइंग एसेट्स के डिफिनेशन में 3 बातें कवर होती है। ऐसा हम लोगों ने आईसीडीएस 9 में क्वालिफाइंग एसेट्स का डिफिनेशन पढ़ते वक्त में देखा था। आईसीडीएस में आपका जो क्वालिफाइंग एसेट्स होता है उसमें केवल इन्वेंट्री को तैयार होने के लिए पीरियड के बारे में बताता है कि 12 महीने या उससे ज़्यादा का पीरियड लगना चाहिए, ऐसे इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट्स कहलाएंगे। प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए इन्वेंट्री को तैयार होने में 12 महीना या उससे ज़्यादा का पीरियड लगना चाहिए, तभी वो क्वालिफाइंग एसेट्स कहलाएगा। लेकिन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम बोलकर वर्ड यूज किया गया है, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, और ये वर्ड आपका आईसीडीएस 9 यूज नहीं करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी भी एसेट्स के मामले में बताया गया है क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए, और सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन किया गया है किसी भी एसेट्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन आईसीडीएस 9 ने केवल इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में बताया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ने बोला है कि किसी भी एसेट्स के केस में क्वालिफाइंग एसेट्स को मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम जो है वो रेडी होने में लगना चाहिए, जिसको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम बोला गया है। लेकिन आईसीडीएस 9 ने केवल इन्वेंट्री के लिए ये बात बताई है मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम का कंडीशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स होता है, ठीक है, जिसको इंटेंडेड यूज के लिए या फिर सेल्स के लिए तैयार होने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सब्सटैंशियल पीरियड का मतलब बताया गया है 12 महीना।
12 महीना मिनिमम पीरियड लगता है। लेकिन एक बात और बताई गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में, सब्सटैंशियल पीरियड का मतलब 12 महीना कम से कम लगता है ऐसा तो आप बोलोगे, लेकिन अगर शॉर्टर पीरियड या फिर लॉन्गर पीरियड जस्टिफाइड होता है तो उसी शॉर्टर पीरियड और लॉन्गर पीरियड को आप जो है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कंसीडर करोगे। ठीक है, अगर लॉन्गर पीरियड या शॉर्टर पीरियड जस्टिफाइड हो तब जनरल केस में बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में 12 महीना या उससे ज्यादा पीरियड लगना चाहिए। लेकिन ICDS 9 ने आपके इन्वेंट्री के बारे में बताया है और इन्वेंट्री के बारे में बता दिया है, डायरेक्टली बोल दिया है कि 12 महीना या उससे ज्यादा का समय लगना चाहिए प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए। मतलब अंतर आ गया यहाँ पे, एक तो सारे एसेट्स के बारे में बोल दिया, दूसरा यहाँ पर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम वर्ड यूज किया और सब्सटैंशियल पीरियड में बोला कि 12 महीना या उससे ज्यादा का पीरियड सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। लेकिन अगर जस्टिफाइड हो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से तो शॉर्टर पीरियड या लॉन्गर पीरियड भी हो सकता है, पर ऐसी कोई चर्चा आपका ICDS 9 नहीं करता है। और दूसरी बात कि ICDS 9 क्वालिफाइंग एसेट्स में केवल इन्वेंट्री के केस में मिनिमम पीरियड को डील करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इनकम अर्न्ड फ्रॉम टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है कि अगर आपने कुछ फंड को बोरो कर लिया है जिसका तत्काल आपको काम नहीं है, कुछ फंड को फिलहाल बोरो कर लिया है लेकिन तत्काल उसका काम नहीं है, तो आप बैंक वगैरह में रख देते हो या फिर कहीं पर जमा कर देते हो, उसके बदले में जो आपका रिटर्न आता है उसको आप बोरोइंग कॉस्ट में से डिडक्ट कर सकते हो। मतलब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो होता है वो डिडक्शन परमिट करता है बोरिंग कॉस्ट में टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट का। टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम अर्न होता है उसको आप बोरिंग कॉस्ट में से डिडक्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं बताता है आपका ICDS 9, यानी कि उस टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट की वजह से आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई चर्चा नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है कि अगर अनकंट्रोलेबल सिचुएशन के कारण आप जो है प्रोडक्शन वगैरह सब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में उतने समय के लिए, उतने पीरियड के लिए जो आपका बोरिंग कॉस्ट बनता है उसको आप जो है सस्पेंस कर सकते हो कैपिटलाइजेशन को। लेकिन यहाँ पर ICDS 9 ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या बोलता है कि सस्पेंशन का कंसेप्ट आपको बताता है, मतलब जिस पीरियड में एक्टिव डेवलपमेंट रुक गया है, एक्टिव प्रोडक्शन या एक्टिव कंस्ट्रक्शन या व्हाटएवर अगर आपका रुक गया है किसी मतलब अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस के कारण, जो कि सर्कमस्टांसेस आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है सस्पेंशन कर सकते हो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का। लेकिन ICDS 9 में ऐसी कोई चर्चा नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ICDS 9 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में 3 तरह का अंतर आ जाता है, 3 जगह पर अंतर आ जाता है, सॉरी। अब हम लोग यहाँ पर ICDS 10 के बारे में बात करते हैं। प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटीज और कंटीजेंट एसेट्स, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 से मिलता जुलता आपका इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है ICDS 10। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन का रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए यहाँ पर प्रोबेबल वर्सेस रिजनेबल सर्टेन, मतलब प्रोविजन के लिए ICDS में रिजनेबल सर्टेन वर्ड यूज किया गया है और यहाँ पर AS 29 में प्रोबेबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये शब्दों का खेल है। और उसके बाद दूसरा यहाँ पर AS 29 में कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंटिजेंट एसेट्स। कंटिजेंट एसेट्स के मामले में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 ने वर्चुअल सर्टेन वर्ड यूज किया है रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेकिन रिजनेबल सर्टेन वर्ड यूज किया है ICDS 10 ने। ये वर्डों का, शब्दों का खेल है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 और ICDS में प्रोविजन के रिकॉग्नाइजेशन में सबसे बड़ा अंतर ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बोलता है कि जब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का प्रोबेबल सर्टेनिटी हो, मतलब प्रोबेबल हो आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा ही होगा, मतलब ऐसे रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा ही होगा निश्चित तौर पे जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ पर आपका रिजनेबल सर्टेनिटी वर्ड यूज किया गया है। ICDS 10 बोलता है कि अगर रिजनेबल सर्टेन है, मतलब लगभग तय है कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ही ऑब्लिगेशन को सेटल करने में, ऐसे आपका रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा ऑब्लिगेशन को पूरा करने में जो रिसोर्सेज आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है या दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, प्रोविजन क्रिएट करोगे। यहाँ पर ICDS 10 में हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया देखा था, O
दूसरा हम लोगों ने फिर से देखा था ओ, और तीसरा देखा था हम लोगों ने एस्टिमेशन। ठीक है, तो ओ एस्टिमेशन। तो हम लोगों ने सबसे पहले ओ का मतलब क्या देखा था कि ऑब्लिगेशन है आपका किसी भी पास्ट इवेंट के कारण। ठीक है, किसी भी पास्ट इवेंट के कारण कि आपका ऑब्लिगेशन है जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने दूसरे ओ का मतलब देखा था कि ये रिजनेबल सर्टेन है कि आपका आउटफ्लो होगा उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने में, ऐसे रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। और हम लोगों ने तीसरा कंडीशन देखा था रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि आप एस्टिमेशन कर सको। प्रूडेंस के कारण भी हम लोगों ने यहाँ पर एक अंतर क्या देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 से। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही प्रूडेंस के कारण सबसे बड़ा अंतर क्या आ जाता है कि अगर आप रीजनेबल एस्टिमेट नहीं कर सकते हो तो ICDS 10 के हिसाब से आप रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते हो किसी भी कीमत में। लेकिन वहां पर क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कि अगर आप एस्टिमेट ढंग से नहीं कर सकते हो तो आपको बेस्ट एस्टिमेशन लगाना है, लेकिन रिकॉग्नाइज तो आपको करना ही है, मतलब कि प्रोविजन आपको क्रिएट करना ही है। और यहाँ पर हम लोग कंटीजेंट एसेट्स के रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बोलते हैं। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 और ICDS 10 दोनों बोलता है कि कंटीजेंट एसेट्स को आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है बल्कि लगातार असेसमेंट एंड मॉनिटर करते रहना है। लेकिन ICDS 29 बोलता है और AS 29 और ICDS 10 दोनों बोलता है कि कंटीजेंट एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने का एक सिचुएशन, लेकिन उस सिचुएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 ने वर्चुअल सर्टेनिटी यूज किया है। मतलब बोला है कि अगर कंटीजेंट एसेट्स को रिव्यू करते वक्त किसी भी पीरियड में अगर ये वर्चुअल सर्टेन लगा कि इनफ्लो होगा, ऐसा इनफ्लो होगा जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, तो हम लोग उस इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर ICDS 10 बोलता है कि अगर किसी भी कंटीजेंट एसेट्स के रिस्पेक्ट में ये रिजनेबल सर्टेन होगा, वर्चुअल सर्टेन का मतलब लग रहा है शायद, और रिजनेबल सर्टेन का मतलब पक्का आपको लग रहा है, मतलब गारंटी आप एक तरह से ले सकते हो, तो उसी सिचुएशन में आप जो है रिकॉग्नाइज करोगे इनकम को। तो उस सिचुएशन में दोनों के रिस्पेक्ट में अंतर आ जाता है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर टैक्स ट्रीटमेंट में भी अंतर आ जाएगा। अगर आप रिकॉग्नाइज इनकम बोलकर कर लेते हो तो उस पर टैक्स भी देना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर डिविएशन आ गया इन सब मामलों में। ये एरिया जो है हमारा, ये आपका पूछने का ज़्यादा चांस है, इसकी वजह से आप यहाँ पर डिविएशन के रिस्पेक्ट में आप अच्छे तरीके से पढ़ो। मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज़्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिमाग में लेके एनी टाइम डायरेक्ट टैक्स का टीचर नहीं चल सकता है। इसके बावजूद भी मैंने पूरी कोशिश की है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हुए मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में समझा सकूं, ICDS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिविएशन। स्नो वाइट पब्लिकेशन की MP विजय कुमार की किताब आती है जो कि इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल में चर्चा करती है, और वहाँ पर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड दोनों का जो आपका कंपैरेटिव एनालिसिस करके बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं आपको रिफर करूंगा कि आप MP विजय कुमार की किताब को खरीद सकते हो।